दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब होने पर आप लोगों ने जिस तरह से चिंता जताई और मेरी कुशलता के लिए संदेश भेजे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तबीयत कुछ ठीक है मेरी और मैं अपने वादे के अनुसार आपको स्टोरी सुनाने के लिए आ गया हूँ, उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्री निधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस घटनाक्रम के 12 एपिसोड हो चुके हैं और अब हम चलते हैं 13वें एपिसोड की तरफ। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सकेगा ले जा पाऊँगा, अगर लगेगा अनकंफर्टेबल हूँ तो कहानी को रोक दूँगा और रेस्ट कर लूँगा, ठीक है? नाराज़ मत होइएगा, बहुत हिम्मत करके कर रहा हूँ। खैर, पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से पूछा था कि दो हाथियों के भीषण युद्ध के बीच क्या इंसान को दखल देना चाहिए? क्या श्रीनिधि जी और उनके मित्र हाथियों के युद्ध में बीच बचाव करने के लिए गए? जो हाथी जमीन पे गिरा पड़ा हुआ था, क्या वो जिंदा बच पाया? इस तरह के कुछ सवाल मैंने आपसे पूछे थे। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस एपिसोड में मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर हिम्मत साथ देती रही तो चलिए, देर नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं कहानी में ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, जमीन पर गिरे हाथी को वो दूसरा हाथी इतनी क्रूरता से मसल रहा था कि श्रीनिधि जी और उसके मित्र ये सब देख नहीं पा रहे थे। फिर इन लोगों को लगा कि इस बहादुर हाथी को जो जमीन पे गिरा हुआ है, था तो बहादुर वो अपने प्रतिद्वंदी की एक सस्ती सी चाल में आके धोखा खा गया था और जमीन में गिर गया था। अब इतना बहादुर हाथी है, वो ऐसे मर जाए इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको बचाना इनको लगा कि बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने पहाड़ी के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों को फेंकना और फिर चिल्लाना वगैरह शुरू किया और हाथियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पत्थर मारते थे, चिल्लाते थे और दौड़ते हुए हाथियों की तरफ आ रहे थे। अब अचानक हुए इस हमले से हाथी घबरा गए और भागने लगे। जमीन में जो हाथी गिरा हुआ था वो भी एकदम फुर्ती से उठा और उसने भी भागना शुरू कर दिया। श्री निधि जी जानते थे कि ग्रुप में रहने वाले हाथी ज़्यादातर शांत स्वभाव के होते हैं और अगर उन पर अचानक से हमला किया जाए तो वो भागने लगते हैं। इस बारे में इनको नॉलेज थी, क्योंकि काफ़ी जंगल में ही रहते, ये तो इनका काफ़ी समय जंगलों में ही कटा था। कोहरा अभी भी घना था और ज़मीन में ओस की बूंदें भी पड़ी हुई थी। फिर भी श्रीनिधि जी और उनके मित्र हाथियों के पीछे चिल्लाते हुए दौड़ते चले जा रहे थे। पहले तो हाथियों का सारा ग्रुप एक तरफ दौड़ रहा था, मतलब एक साथ साथ ही दौड़ रहा था। फिर अचानक से न जाने क्या हुआ कि वो सारे हाथी बिखर गए अलग अलग दिशाओं में और हर दिशा की तरफ दौड़ने लगे। श्रीनिधि जी के कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये इनका कोई मतलब, इन्होंने कोई दिमाग चला दिया है अपना, कुछ कुछ ऐसा अचानक से क्या कर दिया है कि ये सब अलग अलग हो गए हैं। ये कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं कि कोई एक बार अलग अलग हो जाए और फिर अलग अलग दिशाओं से निकल करके आए और फिर अपने शत्रुओं को चारों तरफ से घेर लें। अब यहाँ पर हाथी के जो शत्रु थे वो तो श्री निधि जी और उनके मित्र ही थे। इन्होंने मतलब श्रीनिधि जी ने बहुत जोर से अपने साथियों को आवाज़ दी और बोले, भाइयों, हमें 12 बजे मुक्ता जी के आश्रम के निकल जाना है, इसलिए सब लोग 11:30 बजे तक मचान पर पहुंच जाएं। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का 11:30 बजे तक मचान में पहुंचना। लेकिन उनके मित्रों ने पता नहीं इनकी आवाज़ सुनी कि नहीं सुनी, ध्यान दिया नहीं दिया, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लोग भी बिखर गए थे, वो लोग भी हाथियों के पीछे बिखर गए थे और अलग अलग होकर हाथियों के पीछे भाग रहे थे। अब कोहरा इतना घना था, उस कारण कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। इन्हें श्रीनिधि जी को अपने सामने दो हाथी भागते हुए दिखे, जिनमें से एक हाथी वही था जो जमीन में गिरा हुआ था और दूसरा हाथी वो था जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। यानी कि जो दो हाथी लड़ रहे थे वो साथ साथ ही दौड़ते हुए जा रहे थे। अब श्रीनिधि जी को ऐसा लगा कि इन दोनों जवान हाथियों का गुस्सा जो है अभी शांत नहीं हुआ है, अभी वो फिर से लड़ना शुरू कर देंगे। तो
इस युद्ध को देखने की जो उत्सुकता थी वो तो श्रीनिधि जी के अंदर थी। तो उन्होंने उन दोनों हाथियों के पीछे दौड़ना शुरू किया। कुछ ही कदम दौड़े थे कि अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों हाथी दिखने बंद हो गए। उन्हें जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से कोहरा इतना घना था कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तराई क्षेत्र में कोहरा वैसे ही बहुत भयानक ही होता है, तो दिख ही नहीं रहा था। अचानक इनकी जो है छठी इंद्री जागृत हो गई। इन्हें लगा कि अब इससे आगे बढ़ना इनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जिस जगह पर थे वहीं पर खड़े हो गए। अब थोड़ी सी घबराहट और थोड़ा डर इनको स्वाभाविक है कि लगने लगा था। वैसे तो इनके पास धनुष बाण था, लेकिन हाथी अगर दो तीन तरफ से घेर कर एक साथ हमला कर देते तो धनुष बाण किसी भी काम नहीं आता। हाथियों के पीछे भागते हुए ये किस जगह पर आ गए हैं इस बात का इन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि ये तो बस दौड़ते ही चले जा रहे थे, ये और इनके मित्र। तो कहाँ पे आ गए हैं कुछ नहीं पता था। अपरिचित घाटी, अपरिचित दृश्य, सीन, एक ही आकार की वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वो भी अपरिचित। ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ पर आ गए हैं। और इन्हें ये भी नहीं पता था कि मचान में वापस जाने का रास्ता कहाँ से है और किस रास्ते पे चले, किस पगडंडी को चुने, कहाँ से जाएं, मचान में कैसे जाएं। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ये पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। इनके दिमाग में बस इतना आया कि अब यहाँ से तुरंत भाग कर किसी सेफ जगह पर पहुँचा जाए, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा जाए। इन्होंने तुरंत बगल की पहाड़ी में चढ़ना शुरू कर दिया। वहीं पे जो छोटी सी पहाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ये उस पहाड़ी के टॉप में पहुंच गए। इन्हें ना तो उनके मित्र दिखाई दे रहे थे और ना ही हाथी, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये करें तो क्या करें। अभी अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे कि यार क्या करना चाहिए। उससे पहले ही इनके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। तो बाबूजी बाबूजी करके आ रही थी। कोई इनको बाबूजी बाबूजी करके पुकार रहा था, जो इनसे करीब 500 मीटर की दूरी से कहीं पर से आ रही थी। अब कहाँ से आ रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। इनको थोड़ा हिम्मत मिली कि चलो कोई तो है आसपास में। हालांकि ये इस बात को तो नहीं पहचान सके कि ये आवाज़ किसकी है, लेकिन इनको इतनी उम्मीद जरूर थी कि यदि उस आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़ा जाए यानी चला जाए तो ये हो सकता है कि सही रास्ते में चलकर मचान तक पहुंच जाए। ये बात क्लियर थी कि ये आवाज़ इनके साथियों की तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आवाज़ देने वाला व्यक्ति जो भी है वो इन्हीं को पुकार रहा है। तो इन्होंने भी वहीं से जोर से आवाज़ दे के कहा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। पहाड़ी के ऊपर से ये भी चिल्लाए, आ रहा हूँ। और फिर पहाड़ी से नीचे उतरकर उस दिशा में भाग पड़े जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। अब ये झाड़ियों को, चट्टानों को बड़ी तेज़ी से फांकते लांघते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। हालांकि हाथियों का डर था, लेकिन उस टाइम में इन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं करी और बस ये भागते चले जा रहे थे। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि उस जगह पर पहाड़ियों का चक्रव्यूह सा था, तो आवाज़ जो है पहाड़ों से टकरा टकरा करके आ रही थी। एक जगह से आ रही थी तो उधर टकरा रही, उधर टकरा रही, उधर टकरा रही, सब जगह टकरा टकरा के आ रही थी। इसलिए थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा था कि असल में ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ कभी दाहिनी तरफ से आ रही है तो कभी बाईं तरफ से। उसी हिसाब से ये भी कभी इधर दौड़ते तो कभी उधर। इनका भी उसी तरह से भाग दौड़ मची हुई थी। आवाज़ की दिशा का सही पता करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही थी। ये समझ ही नहीं पा रहे थे यार क्या करूं, कहाँ से आ रही आवाज़। अब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था इनकी कि ये किधर जाए। आवाज़ अभी भी लगातार आ रही थी, बाबूजी बाबूजी की आवाज़ लगातार आ रही थी। और श्रीनिधि जी भी कई पहाड़ियों में भटकते हुए लास्ट में एक सूखे नाले के पास पहुंच गए। वहाँ पर ये एक पेड़ के पीछे छिप गए और उस एरिया का जायजा लेने लगे। तो इन्होंने देखा कि नाले से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे दो लोग खड़े हैं और एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़कर इनको आवाज़ दे रहा है।
कुल मिलाकर ये 3 लोग थे। अब इन्होंने अपनी बाइनोकुलर निकाली और अपनी आँखों से लगाई और देखने लगे, तो इन्हें एक आदमी और एक महिला दिखाई पड़े, जो पेड़ के नीचे खड़े थे, और एक आदमी पेड़ के ऊपर था। आदमी की जो कमर थी उसमें कारतूसों की पेटी और कंधे पर बंदूक लटकी हुई दिखाई दे रही थी, और वो जो महिला थी वो मुक्ता जी थी। अब मुक्ता जी को देख करके श्रीनिधि जी तुरंत पेड़ के पीछे से निकले और उन लोगों की तरफ चल पड़े। अब तक उन लोगों ने भी श्रीनिधि जी को देख लिया था, तो वो भी बहुत तेजी से इनकी तरफ आने लगे। वो आदमी पेड़ से उतर आया और मुक्ता जी और जो नीचे था वो सब जो है इनकी तरफ बढ़ चले। जैसे ही ये लोग आपस में मिले और श्रीनिधि जी कुछ बोलते, उससे पहले ही मुक्ता जी बोल पड़ी, अरे आप कुशल से तो हैं ना, कोई परेशानियां वगैरह तो नहीं हुई आपको यहाँ इस जंगल में? तो श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, हाँ मुक्ता, हम सब लोग तो ठीक ठाक हैं, लेकिन तुम्हें इतनी ये घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? और इस भयानक जंगल में मतलब इस जंगल में, इस खतरनाक जंगल में इस तरह से अचानक कैसे आ गई हो? तुम कैसे पहुंच गई हो? तो मुक्ता जी ने जवाब दिया कि मैं आती क्यों नहीं, अगर नहीं आती तो क्या करती? आप लोगों को 3 दिन पहले आश्रम में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं आए, तो हमें चिंता हो रही थी। और फिर उसके ऊपर से कि मुक्ता जी ने एक बहुत डरावना सपना देखा कि श्रीनिधि जी और इनके साथी किसी भयानक मुश्किल में पड़ गए हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर अपने पिताजी पंडित हरि शर्मा जी, उनसे परमिशन लेकर के प्रभु सिंह जी और शिव शर्मा जी को अपने साथ लेकर इन लोगों को ढूंढने के लिए आ गई। फिर बोली श्रीनिधि जी से कि अब आप मिल गए हैं तो दिल को थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ा तसल्ली हो गई कि आप लोग कुशल से हैं। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी बोले, चलो अब तो तुमने देख ही लिया ना कि हम लोग सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया है, कुशल से हैं। तो मुक्ता जी बोली, देख तो लिया है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग कुशलता से ही हैं। तो श्रीनिधि जी ने पूछा, क्यों, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कुशलता से नहीं हैं? तो मुक्ता जी बोली, अगर आप सच में कुशलता से होते तो मुझे देखकर इस तरह से अभी तक गंभीर नहीं रहते, मेरा नाम ले ले करके मुझे पुकारते रहते और हंस हंस करके बातें करते। मुझे आप ये विश्वास क्यों नहीं दिलाते हैं कि आप अभी भी वही हैं जो 15 दिन पहले थे, जिस तरह से हंस हंस के बातें करते थे, मेरा नाम ले लेके पुकारते थे, लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल गंभीर हैं। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी हंस पड़े और बोले, अरे इसमें तुम्हें क्या कोई शक है क्या? मुक्ता जी बोली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शक है। अगर शक नहीं है तो बताइए आप मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुए? तो श्रीनिधि जी बोले, अगर खुश होने का यही मापदंड है तो तुम भी तो पहले की तरह खुश नहीं दिख रही हो, तुम भी तो डरी डरी और घबराई सी दिख रही हो। इतने दिनों में तुम भी तो बदल गई हो। खैर छोड़ो, अब तुम क्या इसी तरह खड़ी रहोगी या चलोगी भी? तो मुक्ता जी बोली, अरे बिल्कुल चलिए, कहाँ जाना है बताइए, आप जहाँ कहेंगे मैं तो वहाँ चलने को तैयार हूँ। यार खैर, तो श्रीनिधि जी ने कहा कि जब आप आ ही गई हो तो आओ, चलो एक बार उस मचान को भी देख लो जिसमें पिछले 15 दिनों से हम लोग रह रहे हैं। और फिर ये सभी लोग मचान की तरफ चल पड़े। ये जो नाला था ये वही नाला था जिसके पास इन लोगों ने मचान बनाई थी, जहाँ पे इन लोगों को पहली बार बाघ का पंजा दिखा था, फिर शाम के टाइम बाघ भी दिखाई पड़ा था। तो ये वही जगह थी, इसलिए अब इन्हें भटकने का कोई डर तो था नहीं। थोड़ा सा चलने के बाद ये लोग मचान तक पहुँच गए। मचान के पास में कैंप फायर में अभी भी आग थी और उसके पास वीर सिंह जी अकेले ही बैठे हुए थे। वो इन लोगों को देखते ही एकदम से चौंक गए और एकदम से अपनी जगह से खड़े हुए और आश्चर्य से हाथ जोड़कर बोले, अरे बहन जी आप कैसे आ गई हैं?
तो मुक्ता जी ने जवाब दिया, अरे हाँ भाई, मैं ही आई हूँ, और तुम कुशल तो हो ना वीर सिंह, सब तुम ठीक ठाक तो हो ना वीर सिंह। लेकिन वीर सिंह जी को अकेले बैठा देखकर श्रीनिधि जी कुछ परेशान हो गए, और उन्होंने पूछा वीर सिंह जी से कि आनंद और शंभू कहाँ हैं भाई। तो वीर सिंह जी ने कहा, साहब अभी कुछ देर पहले तो वो दोनों कुछ देर पहले तो यहीं पे थे, फिर जंगल की तरफ चले गए हैं। वीर सिंह जी की बात को सुनकर श्रीनिधि जी थोड़ा सा मतलब टेंशन हो जाना, गुस्से में आ जाना, थोड़ा आक्रोशित से हो गए और बोले, अरे यार, तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? अभी कल ही तो आनंद का बुखार उतरा है, और ऐसी दशा में उसे तुमने जाने दिया। उससे पहले तो उसने खुद नहीं जाना चाहिए था, वो जिद कर रहा था, तुम तो समझाते। तो वीर सिंह जी ने सफाई देते हुए कहा, साहब मना तो बहुत किया था, लेकिन जब आप लोगों के वापस आने में देर होने लगी और जंगल से भी तरह तरह की आवाज़ें आने लगी, तो आनंद जी बहुत घबरा गए, और उनको बहुत समझाया, बहुत मना किया, उसके बावजूद वो शंभू को साथ लेकर निकल गए आप लोगों को ढूंढने के लिए। तो श्रीनिधि जी ने पूछा, आवाज़ें? कैसी आवाज़ है वीर सिंह? किस तरह की आवाज़ों की बातें कर रहे हो तुम? क्या आवाज़ें बता रहे हो? तो वीर सिंह जी बोले, साहब इसी बात का तो पता नहीं चल रहा है कि वो आवाज़ें कैसी हैं, किसकी हैं। कभी बाऊ, कभी कुई, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन आवाज़ों का मतलब क्या था, कैसी आवाज़ें थी। ये समझिए कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ लोग आपस में जो है ना राक्षसी भाषा में कोई बात कर रहे हैं, कोई ऐसी भूत प्रेतों वाली कोई लैंग्वेज है जिसपे ये लोग बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। तो और वैसे भी आपको याद होगा साहब, आश्रम में एक बार बाबा जी ने भी बताया था, यानी कि पंडित जी ने भी बताया था कि इस जंगल में कई प्रकार की प्रेत आत्माएँ रहती हैं, जो यात्रियों को रास्ता भटकाने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकाला करती हैं। तो हो सकता है कि उन्हीं प्रेत आत्माओं में से किसी की आवाज़ हो। लेकिन साहब आनंद बाबू को लग रहा था कि शायद आप लोगों के ऊपर कोई मुश्किल आ गई है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, और शायद आपका कोई आदमी, आपका कोई मित्र सबको पुकार रहा है। इसलिए वो इतना घबरा गए कि मना करने के बाद भी शंभू को लेकर आप लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वीर सिंह जी की बात सुनकर मुक्ता जी थोड़ा परेशान सी हो गई। तो अब परेशान हुई तो निधि जी की तरफ देखने लगी। श्रीनिधि जी बोले, परेशान होने की कोई बात नहीं है मुक्ता, अभी सारे लोग वापस आ ही रहे होंगे, अभी आ जाएंगे, चिंता मत करो, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अचानक मुक्ता जी की नज़रें पेड़ के ऊपर बने मचान पर पड़ी, और उसे देखकर वो बोल पड़ी, अरे वाह, मचान तो बड़ी खूबसूरत बनी है आपकी, इसमें जाकर बैठने की इच्छा हो रही है। तो श्रीनिधि निधि जी बोले, तो क्या परेशानी है मुक्ता, जाओ बैठ जाओ ना, वो देखो उधर वो सीढ़ी बनी हुई है, उससे ऊपर चढ़ जाओ। अब मुक्ता जी जो है सीढ़ियों में चढ़कर मचान में जाके बैठ गई। अब वो शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मचान में बैठी थी, तो थोड़ा सा घबरा सी रही थी, थोड़ा सा वो डर उनको लग रहा था, इसलिए वो तुरंत बोल पड़ी, अरे वाह, मुझे ऊपर बेचकर खुद नीचे रह गए हैं, आप भी तो ऊपर आइए ना। तो श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, अरे मैं तो पिछले 15 दिनों से इसी पर बैठ रहा हूँ, मेरे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मुक्ता जी के दोबारा बुलाने के बाद फिर किया, रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा, अरे आइए आइए। तो ये भी मचान पर चढ़ गए और मुक्ता जी के साथ बैठ गए। फिर इन लोगों के बीच जो है अपना गपशप का सिलसिला चालू हो गया। इन्होंने मुक्ता जी से कहा, वो जो सामने तुम जलाशय देख रही हो ना, वहाँ से अभी कुछ देर पहले ही एक बाघ पानी पी के गया है, उसके पाँव के ताज़ा निशान अभी भी वहाँ पर मौजूद है। अगर तुम देखना चाहो, अगर तुम उस बाघ को देखना चाहती हो, तो तुम यहाँ पे शाम तक रुक जाओ, वो शाम के वक्त इस जलाशय में पानी पीने के लिए फिर आएगा। मुक्ता जी तुरंत बोल पड़ी, ओह, तो ये वो पक्का ये वही बाघ होगा जो अक्सर आश्रम के गाय बछड़ों के लालच में वहाँ आता रहता है।
लेकिन यहाँ उसने कोई आप लोगों को परेशान तो नहीं किया, कोई शरारत तो नहीं करी, किसी टाइप की कोई अटैक वगैरह या कोई मॉक अटैक कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? तो श्रीनिधि जी बोले, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम लोग पहली बार इस जंगल में आए थे तो वो बाघ इनके सामने से ही चुपचाप गुजर गया था और सामने पहाड़ी पर चढ़ गया था। अगर वो चाहता तो उसी समय इन पर बहुत आराम से हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इससे ये बात पता चलती है कि वो बहुत शांत प्रवृत्ति का बाघ है। बिना किसी वजह से वो किसी को परेशान नहीं करता है, वो ज़बरदस्ती किसी को वो नहीं करता है। क्या कहना चाहिए यार, अभी तबीयत खराब होने से सारे शब्द गायब हो गए। खैर चलो छोड़ो। इसी तरह से बातें करते हुए इन्हें बहुत देर हो गई थी। अचानक मुक्ता जी जंगल की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ रह गए आपके साथी? अभी तक लौटे नहीं, उन्हें इतनी देर क्यों लग रही होगी? तभी इनका ध्यान ध्यान जंगल से आती हुई कुछ आवाज़ों की तरफ गया। इन्होंने अपनी दूरबीन आंखों में लगाकर देखा तो इनके साथी चले आ रहे थे। उन्हें आता देख करके ये मुक्ता जी से बोले, लो आ गए अन्य साथी भी, और साथ में वो तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी लेकर आ रहे हैं। अब ये तोहफे वाली बात सुनकर मुक्ता जी वो भी एकदम से खड़ी हो गई और बोली, तोहफा? कैसा तोहफा? फिर श्रीनिधि जी से दूरबीन लेकर अपनी आंखों में लगाकर बोली, अरे ये तो किसी हिरण का बच्चा है, शायद चीतल है। तो श्रीनिधि जी बोले, हाँ, और इसके आ जाने से अब तुम्हारा आश्रम पूरा कण्वाश्रम बन जाएगा, है ना? ये सुनकर वो हंस पड़ी और फिर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने साथियों के पास आ गए। यार, मैं इस कहानी में आप लोगों को, मतलब ये कहानी मैं आप लोगों को सुना तो रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं जानबूझकर आप लोगों से छुपा रहा हूँ। छुपा क्या रहा हूँ, बस ये समझिए कि अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो बातें हैं वो कुछ प्रेम प्रसंग सी लग रही हैं, जो श्रीनिधि जी और मुक्ता जी के बीच चल रही बातों से महसूस हो रहा है। इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो कहानी पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा उन प्रसंगों को बताना जरूरी है तो मैं अंत में उस विषय में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ जंगल और जंगली जानवरों के विषय से ही संबंधित जो प्रसंग हैं उनको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने सत्य घटनाक्रम को पहले भी सुना होगा, या हो सकता है इस किताब को पढ़ा भी होगा कईयों ने। तो वो लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि मैं उन प्रसंगों को काट दे रहा हूँ और कहानी में आगे बढ़ जा रहा हूँ। मैं सच्ची बात बताऊँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि उन प्रसंगों को अभी कहानी में लाने का कोई औचित्य है, इसलिए उन सबको छोड़कर मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो चलते हैं हम कहानी पे आगे, ठीक है? मुक्ता जी को देखकर सभी लोग पहले तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए, फिर बहुत खुश भी हो गए। श्रीनिधि जी ने जब उनसे हिरन के बच्चे के बारे में पूछा तो शेखर जी ने बोला, भाई उसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। फिर श्रीनिधि जी की तरफ मुड़कर घटना के बारे में बताने लगे। जब हाथी बिखर कर इधर उधर भाग रहे थे तो सभी लोग उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन उस समय न जाने आप मतलब श्रीनिधि जी किधर नहीं निकल गए थे। लेकिन इन लोगों ने लगभग 1 मील तक हाथियों का पीछा किया। फिर बाद में इन लोगों ने देखा कि अब इससे ज़्यादा पीछा उनका करना बेकार है, तो ये लोग वापस लौट गए, लेकिन रास्ता भटक गए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं, किस रास्ते पर चलकर मचान पर पहुंचेंगे। वही जो श्रीनिधि जी का हाल हुआ था वही इन लोगों का भी हुआ। फिर इन सभी लोगों ने अंत में यही तय किया कि किसी एक सुरक्षित जगह पे चलो, वहाँ पर रुको, आराम से समझने की कोशिश करो और फिर लौटने का रास्ता ढूंढो। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि और ज़्यादा भटक जाए। इन लोगों को अपने सामने की तरफ एक चट्टान दिखाई पड़ रही थी, ये लोग उसकी तरफ ही चल पड़े। ये लोग करीब 50 कदम ही चले थे कि देखा
एक हिरन का बच्चा किनारे पर खड़ा है, जो बहुत शांत और बहुत डरा हुआ सा था। उस बच्चे को अकेला देखकर इन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये अकेला कैसे है। उसकी माँ और उसके झुंड के बाकी साथी कहाँ हैं। कभी भी कोई पशु अपने बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो ये इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया है। तो इन लोगों को लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि ये बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ गया है और यहाँ आकर इस चट्टान के पीछे छुप गया है। तो उस समय इन लोगों को मुक्ता जी की एक बात याद आ गई। उन्होंने किसी दिन कहा था कि उनके आश्रम में सब कुछ तो है, लेकिन एक हिरण की कमी है। तो इन लोगों ने सोचा कि आज इस हिरण के बच्चे को पकड़ लिया जाए और आश्रम में मुक्ता जी को दे दिया जाए कि ये लीजिए जी, अब ये हिरण की भी जो कमी थी ये पूरी हो गई। तो ये सोचकर ये लोग झाड़ियों की ओट लेते हुए उस हिरण के बच्चे की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि उस बच्चे तक पहुंचने में इन्हें करीब 10 मिनट लगे। इन्हें इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि इन लोगों के उसके मतलब ये लोग जैसे उसके पास पहुंचते जा रहे थे, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। ये बड़े खुश हो रहे थे। और ये लोग जब उसके बिल्कुल पास पहुंच गए, अब इनकी जरा सी आहट भी वो सुन सकता था, तब भी वो हिरन का बच्चा वैसा का वैसे ही खड़ा था। 1-2 मिनट तक तो ये लोग सोचते रहे कि इसे कैसे पकड़ें, लेकिन इन्हें कोई पक्का उपाय नहीं मिला। मतलब कोई पक्की बात समझ में नहीं आई क्या करें क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, उसे चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े। इन्हें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने लोगों को अपनी तरफ आते देखकर भी वो अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा है। अब ये वहीं पर खड़े हो गए, मतलब रुक गए सबके सब। अब इन्हें ये शक होने लगा कि ये हिरण कहीं कोई माया मृग तो नहीं है जिसे छूने से कोई विपत्ति आ जाए। ये लोग सोच ही रहे थे कि इतने में विपिन जी आगे बढ़े और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। और जब उसको पकड़ लिया तो सारी बात क्लियर हो गई। उस हिरण के बच्चे की खाल बिल्कुल ठंडी थी और शरीर कांप रहा था। उसे देखकर ये समझ में आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण उसकी टांगें अकड़ गई हैं और इस वजह से वो भाग नहीं पा रहा है। और फिर इन लोगों ने गॉड गिफ्ट, भाग्य की देन समझकर उसे उठा लिया। लेकिन जाते किधर, ये प्रॉब्लम तो अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई थी। तभी इन्हें आनंद जी और शंभू जी की आवाज़ें सुनाई दी और उन आवाज़ों का पीछा करते हुए ये लोग जंगल से बाहर निकल आए, क्योंकि उन्होंने आवाज़ दी इन लोगों को, तो आवाज़ सुनी और फिर ये जंगल से बाहर निकल गए। अच्छा, श्रीनिधि जी के लिए ये घटना कोई नई नहीं थी। वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी घटना एक बार पहले भी देख चुके थे। अपनी साथ घटी उस घटना को इन्होंने इन लोगों को सुनाना शुरू किया, अपने मित्रों को, मुक्ता जी को और जो लोग थे। बोले कि तब भी तेज सर्दी के दिन थे, जंगल पे जगह जगह पे पाला जमा हुआ था। सुबह के 7 बजे का समय था। न जाने उस दिन उन्हें क्या सूझी कि वो सुबह ही जंगल की तरफ निकल पड़े। तो बताने लगे कि अभी ये थोड़ा ही सा आगे बढ़े थे कि इन्होंने देखा एक भारी भरकम बारहसिंगा एक छोटे से खुले मैदान में अकेला खड़ा है। शरीर से तो वो भैंसे के बराबर था, उसका रंग मटमैला भूरा था और सर पर भारी भरकम उसके सींग थे। अब इनके अंदर उसे नज़दीक से देखने की उत्सुकता कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो ये झाड़ियों में छुपते छुपाते उसके पास जा पहुँचे, लेकिन वो भागा नहीं। जब इन्होंने देखा कि वो नहीं भाग रहा है तो ये उससे थोड़ा और नज़दीक चले गए और फिर थोड़ा और करके ये बिल्कुल उसके सामने जाके खड़े हो गए। लेकिन भागना तो दूर, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा था। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और अब थोड़ा डर भी लगने लगा कि यार ये क्या बवाल है। उसकी आंखें खुली हुई थी, सांसें भी चल रही थी, मतलब वो जिंदा हैं इस बात के सारे निशान मौजूद थे। जिंदा है लेकिन भाग नहीं रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें इधर उधर घूम रही थी, लटके हुए लंबे होंठ अजीब तरह से हिल रहे थे।
वो अपने जबड़े खोलकर इन्हें दांत दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। एक बार तो इनकी इच्छा हुई कि यार चलो यार यहाँ से तुरंत भाग निकलें, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसे छोड़कर जाना इन्हें ठीक नहीं लग रहा था। इन्होंने धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। फिर इनका ध्यान उसके पैरों की तरफ गया तो देखा कि तेज ठंडे के कारण उसकी टांगें सुन्न हो गई हैं और उसी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। तो श्रीनिधि जी वहीं पे बैठ गए उसके पाँव के पास और उसके पाँव की जो है मालिश करनी शुरू कर दी। करीब 15-20 मिनट की मालिश और फिर धूप आ जाने के कारण करीब करीब आधे घंटे में उसकी टांगें खुल गई, मतलब जो जाम हो गई थी वो खुल गई। और जैसे ही उसकी टांगों में ताकत आई तो वह ऐसा उछला कि एक ही छलांग में जंगल में गायब हो गया। इस बात को सुनकर श्याम जी ने हंसते हुए कहा, यार ये तो बड़ा असभ्य बारहसिंगा था। अरे जाते हुए कम से कम थैंक यू तो बोल के जाता यार, धन्यवाद तो अदा कर जाता आपका। अब श्याम जी की इस तरह की बात सुनकर वहाँ पे सभी लोग हंस पड़े, सभी लोगों को हंसी आ गई। इसके बाद श्रीनिधि जी ने कहा कि लगता है इसकी टांगों की अकड़न भी अब काफ़ी ठीक हो गई है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये भागकर अपनी माँ के पास जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है। शिशिर जी ने कुछ अपना मुंह बनाते हुए कुछ मतलब है ना गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, माँ? कैसी माँ जो अपने बच्चे को परेशानी में छोड़कर भाग गई? ऐसी स्वार्थ से भरी हुई माँ के पास भेजने का क्या मतलब? अब मान लो इसे छोड़ भी दें तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये किसी बाघ या तेंदुए का शिकार नहीं बनेगा? और वैसे भी अब ये मुक्ता बहन की आश्रम की संपत्ति है, इसे हम जंगल में नहीं छोड़ सकते भाई, सॉरी। तो ये सुन के मुक्ता जी बोली, ये बात भी ठीक है, अब तो ये हमारे आश्रम की ही संपत्ति है, इसे वहीं रहना होगा। और ये बोलकर उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और वहीं से तोड़कर उसे कोमल कोमल हरे पत्ते उसको जो है खिलाने लगी। और बच्चा भी खूब मज़े ले ले करके उन पत्तों को खाने लगा। अब ये देखकर शिशिर भाई ने बोला कि ये देखो, जब तक हमारे ये जनाब को देखो ज़रा, हमारे हाथ से तो कुछ भी नहीं खा रहे थे, अब देखो मुक्ता जी के हाथ, मुक्ता बहन के पास हाथों में गोद में जाते ही कैसे मज़े में खा रहे हैं। एक बार फिर से एक हंसी का फव्वारा फूट पड़ा वातावरण में, बड़ा हंसी खुशी का माहौल चलने लगा। दोस्तों जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? नहीं ना? तो ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ यार, उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना चैनल है। अगर आपकी जानकारी में या आपके आसपास किसी नरभक्षी बाघ, गुलदार या किसी अन्य वन्य जीव से संबंधित कोई घटना की जानकारी आपको हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के ही नाम से उस घटनाक्रम को उत्तरांचल डायरीज़ के माध्यम से देश के अन्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी। लोग जानना चाहते हैं हमारे उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद चैनल को देते रहिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए कामना करते रहिए। जो भी महिला और पुरुष मित्र पहली बार चैनल में आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथ ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस सत्य घटनाक्रम के अगले भाग के लिए बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हैं, कर दीजिए, बस एक बार उंगली तो चलानी है ना। हो गया दोस्तों, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही आज। मेरे को लग रहा है मैं कहानी भी उस तरह से सुना नहीं पा रहा हूँ जैसे सुनानी चाहिए थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो फिलहाल तो दोस्तों आज्ञा दीजिए जाने की, और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।